असम की शांत वादियों में उस दिन एक खौफनाक चीख गूंज उठी जब गुवाहाटी की एक मासूम कॉलेज छात्रा की नृशंस हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। यह वही मामला है जिसने लोगों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया, जिसने इंसाफ के लिए असम की गलियों को जुलूसों में बदल दिया। करीब 2 साल बाद जब एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी प्रेमी को मौत की सजा सुनाई, तब लोगों को लगा शायद इंसाफ मिल गया। लेकिन कहानी में आया चौंकाने वाला मोड़ जब हाई कोर्ट ने उसी अपराधी को बरी कर दिया। यह कहानी है श्वेता अग्रवाल हत्याकांड की, एक ऐसा केस जिसने कानून, न्याय और आम जनता के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो आखिर क्या था इस दर्दनाक घटना के पीछे का सच? क्यों हुई एक मासूम छात्रा की बेरहमी से हत्या? और इस केस में आगे क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है असम राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से। यह शहर प्रशासनिक रूप से कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तारीख थी 4 दिसंबर 2017। ठंडी सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी और घड़ी में ठीक 8 बज रहे थे। एक सामान्य सी सुबह जब श्वेता अग्रवाल अपने घर से रोज की तरह कॉलेज के लिए निकलती है। उसका कॉलेज था केसी दास कॉमर्स कॉलेज, जहां वह बी.कॉम के 5th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही थी। इन दिनों उसके एग्जाम्स चल रहे थे। 4 दिसंबर 2017 को भी एक पेपर था जो सुबह 9:30 से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे खत्म होना था। श्वेता आमतौर पर 1 घंटा पहले यानी 8:30 बजे घर से निकलती थी। रास्ते में थोड़ा समय लगता था और कॉलेज पहुंचने के बाद वह कुछ रिवीजन भी कर लेती थी। उस दिन भी वह 8:30 बजे निकल पड़ी। जैसे हर दिन पेपर देने जाती और दोपहर करीब 1:30 बजे घर लौट आती थी, ठीक वैसे ही उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। 1 बज गया, फिर 1:30। श्वेता अब तक घर नहीं लौटी थी। माँ ने सोचा शायद कहीं रुक गई होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता गहराने लगी। जब 2 बजकर कुछ मिनट हुए, माँ को बेचैनी होने लगी। उन्होंने श्वेता के पिता को इसकी जानकारी दी और दोनों ने मिलकर उसे कॉल करना शुरू किया। कॉल जा तो रहा था, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। इससे घर वालों की चिंता और बढ़ गई। वे बार बार श्वेता को फोन करने लगे। हर 2 मिनट में कॉल जा रहा था, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। श्वेता ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अगर उसे देर होनी होती तो वह पहले से बता देती या कम से कम फोन कर देती थी। लेकिन आज ना कोई सूचना, ना कोई जवाब। समय तेजी से बीत रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे घर वालों की धड़कनों से होड़ ले रही थीं। 3:30 बज चुके थे और तभी अचानक श्वेता का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। अब तो पूरे घर में खामोशी और बेचैनी दोनों एक साथ भर गए। करीब 5 बजे का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी श्वेता के फोन से उसके पापा और एक अंकल के पास कॉल आता है। कॉल करने वाला कोई अनजान आदमी था जिसकी आवाज में घबराहट कम, ठंडापन ज्यादा था। उसने दोनों से एक ही बात कही, श्वेता की जलने से मौत हो चुकी है। उसका शव एक जगह पर पड़ा है, आप जल्दी आइए। यह सुनकर जैसे जमीन खिसक गई हो। फिर उस शख्स ने गुवाहाटी के शांतिपुर एरिया का एक एड्रेस बताया। परिवार की हालत यह खबर सुनते ही बिगड़ गई। रोते बिलखते कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की गई और वे लोग तुरंत उस एड्रेस की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे शांतिपुर पहुंचे, उन्हें एक घर के बाहर भीड़ जमा दिखी। बस उसी भीड़ ने उन्हें इशारा दे दिया कि यही वह घर है। घर के अंदर घुसते ही सामने खड़ा था गोविंद सिंघल। उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन जुबान खामोश थी। उसके अगल बगल उसकी माँ और बड़ी बहन भी मौजूद थीं। गोविंद सिंघल ने भारी मन और उदासी भरी निगाहों से श्वेता के परिवार की ओर देखा और बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ इशारा किया। श्वेता के घर वालों के कदम कांपते हुए उस दिशा में बढ़े। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला गया, वहां अंदर एक अधजला शव पड़ा हुआ था। पहचानना मुश्किल, पर माँ की आंखें एक पल में पहचान चुकी थीं, वह श्वेता ही थी। घर के कोने कोने में चीखें गूंज उठीं। माँ बेहोश हो गईं, पिता जमीन पर गिर पड़े। उस दृश्य की भयावहता किसी को भी झकझोर सकती थी। किसी पड़ोसी ने फौरन पुलिस को सूचना दिया। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू किया। इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया, बताइए आखिर हुआ क्या, इस लड़की के साथ ऐसा कैसे हो गया। गोविंद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। श्वेता ने अचानक कहा कि उसे बाथरूम जाना है। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने बाथरूम में जाकर खुद पर केरोसिन छिड़का और खुद को आग लगा लिया। उस समय घर में गोविंद की मां कमला देवी और बड़ी बहन भवानी सिंघल भी मौजूद थीं। दोनों ने गोविंद की बात की पुष्टि किया। इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू किया। शव को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी बीच पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों से गहराई से पूछताछ की और श्वेता के परिजनों से भी विस्तार से बात किया। श्वेता अग्रवाल के बारे में बातें सामने आने लगीं। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। साल 2015 की बात है। श्वेता अग्रवाल की एक फोटो अखबार में छपी थी। उसने 12वीं बोर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम से पूरे असम में टॉप किया था। यह उसके परिवार और शहर के लिए गर्व का पल था। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन के लिए केसी दास कॉमर्स कॉलेज में दाखिला लिया और बीकॉम की पढ़ाई शुरू कर दिया। लेकिन श्वेता केवल कॉलेज तक सीमित नहीं थी, उसने साथ ही साथ एक सीए फर्म में आर्टिकलशिप भी शुरू कर दी थी। यह आर्टिकलशिप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की व्यावहारिक ट्रेनिंग होती है, जो हर सीए बनने वाले छात्र के लिए बेहद जरूरी होती है। श्वेता का सपना साफ था, वह एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी और इस सपने को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत कर रही थी। उसी सीए फर्म में गोविंद सिंघल भी ट्रेनिंग कर रहा था। यहीं उसकी मुलाकात श्वेता से हुई। शुरुआत में जब उसे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो वह श्वेता से मदद लेता था। श्वेता भी उसे बड़ी सहजता से समझा देती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। जब दोस्ती हो गई तो भरोसा भी बन गया। श्वेता अपने काम में बहुत निपुण थी, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट मानी जाती थी। कभी कभी गोविंद उसे अपने घर बुला लेता था, कहता कि कुछ टॉपिक समझने हैं। श्वेता भी खुशी खुशी आधे घंटे के लिए उसके घर चली जाती थी। 4 दिसंबर 2017 की दोपहर एग्जाम खत्म होने के बाद गोविंद सिंघल ने श्वेता से कहा कि उसे एक टॉपिक समझने में परेशानी हो रही है, क्या वह थोड़ा पढ़ा सकती है। श्वेता अग्रवाल पहले भी कई बार पढ़ाई में मदद करने उसके घर जा चुकी थी, इसलिए उसे इसमें कोई झिझक नहीं हुई। वह मान गई और गोविंद के साथ उसके घर चली गई। इसके बाद वही कहानी जो गोविंद ने पुलिस को बताई। उसके मुताबिक दोनों पढ़ाई कर रहे थे, फिर अचानक श्वेता ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है और बस वहीं उसने खुद को आग लगा लिया। चूंकि श्वेता पहले भी कई बार गोविंद के घर गई थी, इसलिए शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद यह उसी भरोसे का हिस्सा था। लेकिन मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाया। सबसे पहले यह देखा गया कि श्वेता अग्रवाल किस वक्त घर से निकली, कॉलेज कब पहुंची, एग्जाम के बाद किस समय बाहर निकली, रास्ते में किन किन लोगों से मिली और फिर किस वक्त गोविंद के साथ उसके घर पहुंची। हर एक चीज की बारीकी से छानबीन की गई। पुलिस ने कॉलेज, रास्ते और कॉल डिटेल्स के आधार पर 23 गवाहों की पहचान किया। इनमें कॉलेज के स्टाफ, छात्र, पड़ोसी और राहगीर शामिल थे। सभी का बयान लगभग एक जैसा था। श्वेता को कॉलेज से निकलते समय गोविंद के साथ उसकी बाइक पर देखा गया था। वे दोनों सीधा उसके घर गए। लेकिन जो बात पड़ोसियों ने बताई उसने केस को एक नया मोड़ दे दिया। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि श्वेता के आने के 1-2 घंटे बाद घर के अंदर से धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता देखा गया था। पहले उन्हें लगा कि शायद कुछ जलाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही धुआं और तेज हुआ वे घबरा गए और भागकर उस घर की ओर दौड़े। यहां आकर पता चला कि लड़की ने खुद को आग लगा लिया है। अब पुलिस के मन में कई सवाल उठने लगे। अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी जान लेने का फैसला करता है तो क्या वह किसी दोस्त के घर जाकर ऐसा करेगा? वह या तो अपने ही घर में ऐसा करता या फिर किसी सुनसान जगह, किसी होटल में, लेकिन किसी ऐसे घर पर जहां उसका पूरा परिवार रहता हो। यह सोच ही पुलिस को असमंजस में डाल रही थी। श्वेता के माता पिता भी इस बात को पूरी तरह नकार रहे थे। उनका कहना था कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह बिल्कुल फिट थी। उसका जीवन सामान्य था, किसी दबाव या तनाव का सामना वह नहीं कर रही थी। वह हमेशा खुश रहती थी। अगर उसके मन में कोई बात होती तो वह अपनी मां से जरूर शेयर करती। 4 दिसंबर 2017 को भी वह अपने घर से बिल्कुल सामान्य तरीके से निकली थी। कुल मिलाकर माता पिता का विश्वास था कि उनकी बेटी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती है।
यह उनके लिए मानना असंभव था। पुलिस को जब पता चला कि श्वेता गोविंद के घर आई थी तो उसके साथ उसका पर्स भी था और वह पर्स वहीं घर पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत पर्स को कब्जे में लिया और उसमें रखी हर चीज की जांच शुरू कर दिया। श्वेता का पर्स खोलकर धीरे धीरे हर एक वस्तु को देखा गया। पुलिस की नजर पर्स में रखे एक छोटे से आइटम पर पड़ी, एक कैफे का नैपकिन। इस नैपकिन पर एक संदेश लिखा था जो पढ़ते ही ठंडा सा झोंका सभी के रूह तक पहुंच गया। संदेश था, अगर तुम रिलेशनशिप तोड़ती हो तो आगे चलकर पछताओगी। यह पढ़कर पुलिस के जेहन में सवालों की झड़ी लग गई। यह स्पष्ट था कि यह किसी लड़के का लिखा हुआ था और एक धमकी से भरपूर संदेश भी था। तो क्या श्वेता किसी से प्यार करती थी या कोई ऐसा था जो उससे प्यार करता था लेकिन उसका मन तोड़ दिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह मैसेज श्वेता को मिला था तो उसने इसे अपने पर्स में संभाल कर क्यों रखा? कोई भी इंसान ऐसा संदेश मिलने पर उसे फेंक देता, लेकिन श्वेता ने इसे संभाल कर रखा। पुलिस ने यह भी माना कि शायद किसी ने चुपके से यह नैपकिन श्वेता के पर्स में रख दिया था ताकि बाद में वह यह संदेश पढ़े। इन तमाम सुरागों ने पुलिस की जांच का रुख अचानक बदल दिया। अब मामला एक दिल दहला देने वाली कहानी जैसा लगने लगा। कहीं कोई लड़का श्वेता के प्यार में पागल था और जब उसे अस्वीकार कर दिया गया तो उसने यह जघन्य कृत्य किया। लेकिन फिर भी सवाल ये था कि वह आदमी ऐसा जघन्य कदम कैसे उठा सकता था, वह भी किसी और के घर में। यहाँ तो रहवासी सिंगल फैमिली के लोग थे जो इस घटना में शामिल नहीं थे। पुलिस के शक की सुई एक बार फिर गोविंद की तरफ घूम गई। आखिर यह घर उसी का था और जो धमकी भरा मैसेज मिला वह तो पूरी तरह हाथ से लिखा हुआ था। पुलिस ने सबसे पहले गोविंद की हैंड राइटिंग की पड़ताल करने का निर्णय लिया। शक तो पहले से ही उसी पर था, इसलिए उसके नोटबुक की तुलना नैपकिन पर लिखे संदेश से की गई। जब नोटबुक मंगाई गई और उसमें लिखे शब्दों, अक्षरों की बनावट, स्टाइल और तरीका नैपकिन पर लिखे मैसेज से पूरी तरह मेल खाने लगी तो पुलिस का शक पक्के तौर पर सच में बदल गया। यह अब साफ हो गया था कि धमकी भरा मैसेज गोविंद ने ही लिखा था। उधर चश्मदीदों की गवाही दर्ज की जा रही थी। उसी दौरान एक ऐसा भी गवाह सामने आया जिसने बाकी के बयान से कुछ अलग और चौंकाने वाली बात कही। उसका नाम था पंकज। पंकज ने पुलिस को बताया कि 4 दिसंबर 2017 की शाम उसने गोविंद को अपनी बाइक पर कहीं जाते हुए देखा था। पंकज की बाल काटने की दुकान गोविंद के घर के पास थी, इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। रोजाना मिलना जुलना होता था, हाय हेलो हो जाता था। उस शाम गोविंद अपनी बाइक से निकला था और उसने अपनी बाइक के पीछे एक बड़ी बोरी बंधी हुई थी जिसमें से कुछ लाल रंग का तरल रिस रहा था। पंकज ने जब गोविंद को देखते हुए उससे पूछा, भाई बाइक के पीछे क्या बांधा है, वो लाल रंग कैसा टपक रहा है? गोविंद ने जवाब दिया, ये कुछ सामान है, फैक्ट्री में इसकी जरूरत है, पापा जी ने मंगवाया है। हालांकि गोविंद के पिता की अगरबत्ती की एक फैक्ट्री थी और वहां विभिन्न रंगों की अगरबत्तियां बनती थीं, लेकिन पंकज की बातों ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। गोविंद जब बाइक पर बोरी बांधकर निकला और पंकज से कहा कि पापा जी ने मंगवाया है तो बात कुछ हद तक ठीक लगी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जब वही गोविंद वापस उसी बोरी के साथ लौट आया तो पंकज को यह बात खटक गई। अगर वो सामान फैक्ट्री के लिए था तो इतनी जल्दी वापस क्यों ले आया? पंकज की इस छोटी सी बात ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ नैपकिन पर लिखा धमकी भरा संदेश, दूसरी तरफ एक चश्मदीद गवाह जिसने बाइक पर बंधी अजीब बोरी देखी, और तीसरी ओर सवाल ये कि अगर श्वेता की मृत्यु हो चुकी थी तो गोविंद उस वक्त बाहर क्या लेकर गया था? क्या वह कुछ छिपाने गया था या फिर वह श्वेता के शरीर को कहीं ठिकाने लगाने ही तो नहीं जा रहा था? दिन बीतते गए लेकिन पुलिस की जांच अब बहुत गहराई में जा चुकी थी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और इस रिपोर्ट ने खुद को खत्म करने के एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, श्वेता के सिर पर गहरे चोट के निशान थे और उसके शरीर पर 13 बार चाकू से हमला किया गया था। अब यह साफ हो गया था, यह खुद को खत्म करने का मामला नहीं बल्कि एक सोची समझी निर्मम हत्या थी। अब तक जो भी सुराग हाथ लगे थे, धमकी भरा नैपकिन, चश्मदीद की गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब एक ही बात कह रहे थे, श्वेता के साथ जो हुआ वो सोची समझी योजना का हिस्सा था। सबसे झकझोर देने वाली बात यह थी कि श्वेता को चाकुओं से गोदने और सिर पर वार करने के बाद भी वह जीवित थी। उसकी मौत जलने से हुई, यानी जलाए जाने के समय वह सांसें ले रही थी। यह क्रूरता इस शहर ने पहले कभी नहीं देखी थी। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई।
चूंकि श्वेता पहले से ही एक चर्चित चेहरा थी, एक स्टेट टॉपर, मेहनती छात्रा और कई युवाओं के लिए प्रेरणा, इसलिए उसकी मृत्यु ने आम लोगों की आत्मा झकझोर दिया। जल्द ही कॉलेज के छात्र और शहर के नागरिक सड़कों पर उतर आए, प्लाकार्ड लेकर वी वॉन्ट जस्टिस फॉर श्वेता, नो मीन्स नो जैसे नारों के साथ जन आंदोलन शुरू हो गया। पुलिस ने छानबीन के दौरान श्वेता के कॉलेज के दोस्तों और उस सीए फर्म के कर्मचारियों से बात की जहां वह ट्रेनिंग करती थी। इन लोगों ने बताया कि गोविंद श्वेता को सिर्फ एक दोस्त नहीं, उससे कहीं ज्यादा मानता था। वह उससे प्यार करता था, शादी तक की बात कह चुका था। लेकिन श्वेता ने उसे हमेशा एक दोस्त की तरह ही देखा और जब प्रस्ताव आया तो साफ इनकार कर दिया। इस इनकार को गोविंद ने एक ठुकराव की तरह नहीं, अपमान की तरह लिया। पुलिस ने आगे श्वेता के सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहराई से जांच किया। यहाँ उन्हें कुछ बेहद अहम सुराग मिले, नो मीन्स नो जैसी पोस्ट्स और निजी चैट्स जो यह जाहिर करती थीं कि श्वेता किसी को लेकर असहज थी। हर सुराग, हर गवाही, हर संदेश, सब एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे थे, गोविंद सिंघल। पुलिस गोविंद को शक के आधार पर हिरासत में लेती है। थाने लाकर जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो वह हर आरोप से साफ इनकार कर देता है। उसकी आवाज में मासूमियत, चेहरा सपाट, मानो उसने कुछ किया ही ना हो। मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, यही उसकी जुबान पर था। लेकिन पुलिस ने एक एक करके उसके सामने सबूत रखने शुरू किए। वो नैपकिन जिसमें लिखा था, अगर तुम रिलेशनशिप तोड़ती हो तो पछताओगी। पंकज का बयान जिसमें बोरी से रिश्ते लाल रंग का जिक्र था। श्वेता की सोशल मीडिया पोस्ट्स, नो मीन्स नो, और उसकी चैट्स, सब कुछ सामने था। गोविंद कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से टपकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब चारों ओर से घिर चुका है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने सिर झुका लिया और फिर जो कहा उसने पुलिस को भी सन्न कर दिया। उसने बताया कि ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब उसने पहली बार श्वेता को कॉलेज में देखा था। पहली नजर में ही इश्क नहीं, जुनून सवार हो गया था। शुरुआत दोस्ती से हुई, पढ़ाई के बहाने बातचीत, सवाल जवाब, हल्की फुल्की हंसी, धीरे धीरे वो नजदीकियां जो श्वेता के लिए दोस्ती थीं, गोविंद के लिए एक तरफा मोहब्बत का भंवर बनती गईं। वह श्वेता को अक्सर अपने घर बुलाता, पढ़ाई में मदद मांगता, उसे लेने छोड़ने खुद आता जाता। श्वेता को लगता था वह सिर्फ एक दोस्त की मदद कर रही है, पर गोविंद के भीतर कुछ और ही पक रहा था। उसे हर हाल में श्वेता के साथ रहना था। एक दिन गोविंद ने अपने दिल की बात कह ही दिया। उसने श्वेता को प्रपोज कर दिया, लेकिन श्वेता ने बेहद साफ शब्दों में मना कर दिया। उसका जवाब सीधा था, अभी मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, इन सब चीजों के लिए ना वक्त है ना जरूरत। गोविंद ने उस पल खुद को संभाल लिया। बोला, ठीक है, मैं समझता हूँ, मगर अंदर ही अंदर उसकी उम्मीदें नहीं मरी थीं। कुछ समय बाद उसने फिर कोशिश किया, एक बार फिर प्यार का इजहार किया, मगर नतीजा वही निकला, श्वेता ने फिर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यह भी महसूस किया कि अब गोविंद की सोच और नजरिया असहज कर देने वाला है। श्वेता ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, मगर हालात ऐसे थे कि वह दूरी पूरी तरह बना भी नहीं सकती थी। एक ही कॉलेज, एक ही ट्रेनिंग फर्म, एक जैसी क्लासेस, कभी कभी मुलाकात हो ही जाती थी, बातचीत भी हो जाती थी, पर अब वह महज औपचारिक रह गई थी। उधर गोविंद का जुनून और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। वह अब भी पढ़ाई के बहाने बातचीत करता, डाउट क्लियर कराने की आड़ में समय मांगता। वो सोच चुका था, एक बार और कोशिश करूंगा, अगर इस बार भी मना किया तो फिर। 4 दिसंबर 2017 की दोपहर कॉलेज गेट पर उसका इंतजार करता है। श्वेता अभी अभी एग्जाम देकर बाहर निकलती है। गोविंद सामने आता है, उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत, मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ा पढ़ा दो। श्वेता हमेशा की तरह मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर गोविंद इसे अपने बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आता है। वैसे जिस घर में सिंघल परिवार रहता था वह किसी वकील का था जिसे इन्होंने किराए पर लिया था। इसी घर में गोविंद ने श्वेता को बुलाया। दोनों लिविंग रूम में बैठकर पढ़ने लगे। श्वेता किताब खोलकर गोविंद को समझाने लगी। काफी देर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन गोविंद के अंदर की बेचैनी अब तक सुलग रही थी। अचानक उसने फिर वही बात दोहराई, श्वेता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज हाँ कह दो। श्वेता अब थक चुकी थी। उसने साफ साफ कहा, गोविंद मैंने पहले भी कहा था, मुझ में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं हैं, और प्लीज अब बार बार ये सब मत दोहराओ।
उसकी आवाज में इस बार नाराजगी थी। वह उठी और बाहर निकलने लगी। बस यहीं पर गोविंद का पागलपन अपने चरम पर पहुंच गया। उसने अचानक श्वेता को जोर से धक्का दे दिया। श्वेता बेकाबू होकर सीधे दीवार से टकराई, जमीन पर गिरी और वहीं बेहोश हो गई। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत था। गोविंद को लगा कि श्वेता मर चुकी है। अब उसके दिल में डर नहीं, एक बीमार सोच पल रही थी। अब जब ये मर ही चुकी है तो इसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वह भागकर किचन में गया, वहां से एक चाकू उठाया। फिर 13 बार उसने चाकू श्वेता के शरीर में उतारा। अब उसने एक प्लास्टिक का बोरा उठाया, श्वेता के शरीर को उसमें ठूंसा, दरवाजे के पास अपनी बाइक खड़ी की और बोरे को पीछे की सीट पर बांध दिया। फिर वह घर से बाहर निकल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब ये सब हो रहा था घर पर गोविंद की मां कमला देवी और बहन भवानी भी थीं। तो सवाल ये उठा, क्या उन्होंने कुछ सुना नहीं? क्या उन्होंने चीखें नहीं सुनी? क्या बोरे में लिपटा शरीर भी नहीं देखा? या फिर क्या वे जानती थीं और जानबूझकर अनजान बनी रहीं? जब गोविंद श्वेता का शव बोरी में डालकर घर से निकला तो कुछ ही दूरी पर पंकज की दुकान थी, वही जो रोज गोविंद को आते जाते देखा करता था। पंकज की नजर बाइक के पीछे बंधी बोरी पर पड़ी। उससे कोई लाल रंग का तरल टपक रहा था। पंकज समझ गया, यह कोई अगरबत्ती का रंग नहीं था, यह खून था। उधर गोविंद ने तय कर लिया था कि वह शव को या तो नगर निगम के कचरा क्षेत्र में फेंक देगा या फिर कहीं नदी में बहा देगा। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर कोई और नहीं, उसकी मां कमला देवी थीं। कमला देवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें ये बोरी फेंकते देख लिया तो सीधा पुलिस केस हो जाएगा। रास्ते में बहुत लोगों ने तुम्हें देखा है। उसे तुरंत घर लेकर आओ, यहीं पर हम लोग कुछ कर लेंगे। यह सुनकर हर संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ अपने बेटे को किसी लड़की की लाश घर लाने को कह रही है जिसका कत्ल उसी बेटे ने किया है। क्या ये सिर्फ ममता थी या अंधा मोह जिसने नैतिकता को पूरी तरह निगल लिया था? गोविंद शव के साथ घर लौट आया। अब कमला देवी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, शरीर पर इतने जख्म हैं, किसी को भी ये कत्ल लगेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि लगे श्वेता अग्रवाल खुद को खत्म की थी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। श्वेता का शव बाथरूम में ले जाया गया, उस पर केरोसिन डाला गया और फिर आग लगा दी गई। इस प्रकार हत्याकांड को खुद को खत्म करने के मामले में बदलने की कोशिश की गई। सिंघल परिवार, गोविंद, उसकी मां कमला देवी और बहन भवानी ने मिलकर जो कांड किया वह न केवल एक निर्दयी हत्या थी बल्कि सच्चाई को छिपाने का एक सुनियोजित प्रयास भी था। अगर उस समय गोविंद ने श्वेता की सांसें चेक कर ली होती जब वह दीवार से टकराकर गिर गई थी तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। माँ और बहन भी उसे चाकू मारने से रोक सकती थीं। जलाने से पहले भी अगर उन्होंने एक बार जांच की होती तो इतना बड़ा अपराध होने से रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब आग लगाई गई थोड़ी देर में घर से धुआं निकलने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने यह देखा और तुरंत सिंघल परिवार के घर का दरवाजा खटखटाया। मजबूरन उन्होंने आग बुझाई जिससे शव काफी हद तक बच गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कत्ल का खुलासा हो गया। इस घटना की गूंज इतनी तेज हुई कि यह मामला सरकार तक पहुंच गया और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। पुलिस ने सबूतों और गवाहों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की और कामरूप सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। दोनों पक्षों के गवाह और सबूत पेश किए गए। अगस्त 2019 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मात्र 1 से 1.5 साल में यह सनसनीखेज केस सुलझ गया और फैसला भी आ गया। कामरूप सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में गोविंद सिंघल को श्वेता अग्रवाल के कत्ल का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। कमला देवी सिंघल और भवानी सिंघल को हत्या में सहयोग, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। श्वेता के माता पिता को लगा आखिरकार उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस फैसले को असम हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। वहां गहन सुनवाई और जांच पड़ताल के बाद अप्रैल 2022 में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। गोविंद की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया, लेकिन कमला देवी और भवानी सिंघल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मां बेटी का मुकदमा दोबारा सेशन कोर्ट में चलेगा। फिलहाल दोनों पर नया मुकदमा चल रहा है और गोविंद जेल में फांसी के फंदे का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या यह अंत है? गोविंद के पास अभी कई कानूनी रास्ते बाकी हैं जो शायद उसे फांसी से बचा सकते हैं।
यह कहानी सिर्फ एक दर्दनाक घटना ही नहीं, बल्कि न्याय की लड़ाई और समाज में व्याप्त असमानताओं का भी आईना है। श्वेता की निर्दोष मौत ने कई सवाल खड़े किए। कैसे एक युवा लड़की का भविष्य अधर में लटक गया और कैसे उसके सपनों को दबा दिया गया। लेकिन इस केस ने यह भी दिखाया कि अगर आवाज उठाई जाए और संघर्ष किया जाए तो न्याय मिल सकता है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। गोविंद और उसके परिवार के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई से यह साबित होता है कि कोई भी अपराध बिना सजा के नहीं रहता। लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि हम समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए सजग और जागरूक रहें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। श्वेता का बलिदान हमें एक मजबूत संदेश देता है। न्याय की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और सही समय पर उठी आवाज ही समाज में बदलाव ला सकती है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, ज्यादा प्यार भी घातक होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, वो मेंटली इल था फिर भी उतनी शातिर तरीके से किरण का मर्डर किया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, सो सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, प्यार करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिससे प्यार कर रहे हैं वो रिश्ते में क्या लगता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, हेलो ब्रो, दिल दहलाने वाली कहानी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून फर्स्ट व्यूअर एंड फर्स्ट कमेंट। हेलो सिस्टर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलुरी जी ने कमेंट किया है, कितना दर्द है इस कहानी में, कितनी क्रूर औरत है जो अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत की, यह औरत जरूर नरक में जाएंगी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, औरतें हैं कि जल्लाद है। यास्मीन फ्रॉम यूएसए, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर, ट्रैजिक स्टोरी। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तुलसी चौसिया जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल मैम ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट विनोद राजपूत फ्रॉम पंजाब लुधियाना। विवेक भाई गुड स्टोरी, मेहनत को सलाम। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणेश सौद जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दिनेश राजपूत जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक एंड कमेंट। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। निर्मला अरबल जी ने कमेंट किया है, हाय सर। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विठल रायमणे ने कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी विवेक ब्रदर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे डेविड सर, मोहम्मद उमर जी, रेखा सोकल जी, जहीर डॉन जी, शब्बीर काबू जी, खुशी खान जी, तहर भाई जी, विवेक जी, गणपत सिंह भाटी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।